हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक और न्यू चैप्टर में साइंस का। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेनेटिक्स। हम लोग क्रैश कोर्स को चला रहे हैं जो हम लोग को बहुत जल्दी विद इन 2 मंथ के अंदर बोर्ड एग्जाम फेस करना है, क्लास 10th आईसीएसई और सीबीएसई के बच्चों को, और बिहार बोर्ड। तो उसके लिए हमने कोर्स चला है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चल रहे हैं, और ये बिल्कुल फ्री मिल रहा है आपको यूट्यूब पे भी। बस अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे पास पहुंच सकते हैं तो टेस्ट सीरीज मिलेगा ऑफलाइन ही। तो टेस्ट सीरीज आपको ऑफलाइन ही आके देना है, जिसमें एकदम गारंटीड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे, जिससे आने के चांसेस 90% अबव रहेंगे कि वही क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। अदरवाइज आप पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और बहुत जल्दी चैप्टर 2 आपने कर लिया होगा, उसके बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 3 बायोलॉजी का, जो हम लोग डिस्कस करेंगे आज। तो लेट्स बिगिन। और आज का टॉपिक है हमारा चैप्टर 3, जो हमारा नाम है क्या, जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या होता है बच्चों? कहा जाता है क्या, इट इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी कैन डिस्कस एंड डील्स अबाउट द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। माता पिता से जो भी गुण वंशज रूप में हम लोगों को मिला है, उन सारे गुणों का अध्ययन करने के लिए जो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बना है, उसका नाम क्या है, जेनेटिक्स। ठीक है। फादर ऑफ जेनेटिक्स किन्हें कहा गया है, गॉस वान मेंडल। ठीक है। ऑस्ट्रिया के रहने वाले मेंडल साहब को हम लोग फादर ऑफ जेनेटिक्स कहते हैं। ठीक है। ये इन्हें ऑस्ट्रियन मॉन्क कहा गया। ये टीचर का एग्जाम देना चाहते थे बट टीचर के एग्जाम में फेल कर गए, तो इन्हें एक उपाधि मिलता है। क्या होता है मॉन्क? मतलब होता है जो संत टाइप का, जो दुनिया के मोह माया से परे हो गए हो, उन्हें हम लोग संत कहते हैं। ठीक है। जो मोए मोए नहीं जानता हम किसे कहते हैं, वो मॉन्क हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। तो जेनेटिक्स तुम्हारा किसका स्टडी कराता है, ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक का, जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में हमें मिलता है। ठीक है। जेनेटिक्स के बाद हमारा जीवन बहुत बदल गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लाइलाज वंशज बीमारियां थी जो हमारे पास इलाज नहीं हो पाता था। ठीक है। तो ऐसे बीमारियों को हम लोग किसके रूप में करने लगे, जेनेटिक्स की मदद से ठीक करने लगे। जैसे तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा हमने जब जीएमओ को बना लिया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म तैयार कर लिया और जेनेटिकल काउंसलिंग करने लगे, तब बहुत सारे ऐसे हार्मोन्स, हार्मोन तो बॉडी के अंदर बनता है, तो इंसुलिन हमने बना लिया जीएमओ की मदद से। ऐसे ऑर्गेनिज्म तैयार किया जो हमारे लिए इंसुलिन बनाने लगे। जेनेटिकल काउंसलिंग की मदद से ऐसे जेनेटिकल डिसऑर्डर को ठीक करने लगे हम लोग, जो लाइलाज थे, जो वंशज माता पिता के रूप से बीमारी हम लोग को मिलता था, बाय बर्थ जो बीमारी रहता था, उसको हम लोग इलाज करना शुरू कर दिया। ठीक है। तो जेनेटिकल काउंसलिंग और जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म दो बहुत बड़े सेक्टर हैं जो जेनेटिक्स की मदद से इंप्रूव हुए हमारे लिए। ठीक है। अब जेनेटिक्स में होता क्या है, जेनेटिक्स में सबसे पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है हेरिडिटी। क्या पढ़ना है, हेरिडिटी। हेरिडिटी किसे बोलते हैं, वो सारे ट्रांसमिसेबल फीचर्स जो माता पिता से हम लोगों को एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी में आता है, जो हमें गुण हमारे पूर्वजों से मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेरिडिटी। सुन रहा बात, क्या बोलेंगे उसको, हेरिडिटी। हेरिडिटी में कुछ भी हो सकता है, हेरिडिटी में हर वो चीज होता है जो हम लोगों को अपने पूर्वजों से मिला है, वो सब क्या कहलाएगा, हेरिडिटी। क्या कहलाएगा, हेरिडिटी। ठीक है। अब देखिएगा, हेरिडिटी के कारण ही इंसान का बच्चा इंसान होता है। ठीक है। जानवर का बच्चा जानवर, लाइक बिगेट्स लाइक, लाइक बिगेट्स लाइक। जैसे पेरेंट्स होंगे उनके बच्चे वैसे ही होंगे, लेकिन वेरिएशन देखने को मिलेगा। क्यों, चैप्टर 2 में पढ़ा चुका हूं कि वेरिएशन क्यों देखने को मिलता है, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस। ठीक है, क्लियर बात यहां तक। अब जेनेटिक्स में आगे बढ़ते हैं कि जो चीजें हम लोगों को हेरिडिटी में मिलता है उन्हें क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, कैरेक्टर। क्या कहते हैं उन्हें हम लोग, कैरेक्टर। तो कैरेक्टर तुम्हारा वो सारे चीज हो गए जो हम लोगों को माता पिता से एट द टाइम ऑफ बर्थ इनहेरिटेंस हुआ है। जो भी इनहेरिटेंस हो गया, मतलब जो गुण ट्रांसमिशन हुआ है, गुण मिला है हम लोग को बाय बर्थ, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं, पूर्वजों से मिला हुआ इनहेरिटरी है वो। ठीक है। तो कैरेक्टर के अलग अलग रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर आर कॉल्ड ट्रेट। सुना रहा बात,
कैरेक्टर के अलग अलग रूप को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रेट। अब अलग रूप क्या होगा? जैसे मान लो कि ये कैरेक्टर आ गया तुम्हारा हेयर, अब उसका ट्रेट क्या है? कर्ली हेयर भी होता है, स्ट्रेट हेयर भी होता है। किसी का कैरेक्टर आ गया स्किन कलर, स्किन कलर किसी का फेयर होता है, किसी का डार्क होता है। हो गया तुम्हारा आई कलर, आई कलर भी हो सकता है कैरेक्टर में, किसी का ब्राउन होता है, किसी का ग्रीन होता है, किसी का ब्लैक होता है, ठीक है। ब्लू रेड भी होता है, क्या डायन चूड़ा वाला नहीं? ब्लू रेड कब से देख रहे हैं? बहक रहे हो बहुत तुम लोग, ठीक है। तो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ कैरेक्टर को हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रेट। कोई दिक्कत नहीं आता, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डिस्कस करना है, कैरेक्टर हो गया, ट्रेट हो गया हमारा। नेक्स्ट हमारा क्या है कि आखिर कौन ऐसा चीज है जो हमारे माता पिता से गुणों को हमारे शरीर में अगली पीढ़ी में लेके आता है? वह कैरियर कौन है? तो कैरियर के बारे में हम लोग स्टडी कर चुके हैं, इसका नाम था कलर बॉडी। किसको बोलते हैं कलर बॉडी? क्रोमोसोम। किसने डिस्कवर किया उसको? वाल्टर फ्लेमिंग ने। तो कैरियर ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल कौन है हमारा? क्रोमोसोम, ठीक है। तो क्रोमोसोम जो है वो आपका कैरियर है। कौन क्या है वो? कैरियर। कैसे कैरियर है? क्रोमोसोम के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए के अंदर मैंने बताया था स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन होते हैं। क्या बोलते हैं उसे? जीन बोलते हैं उसको। स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन क्या कहलाएगा वो? जीन। जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक प्रोवाइड करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, क्या बोलते हैं उसको? जीन बोलते हैं। वही जीन माता पिता के गुण को रखे रहता है जो अगले पीढ़ी में ट्रांसफर होता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो क्रोमोसोम कैरियर ऑफ जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल इनसाइड द डीएनए जीन के रूप में मौजूद रहता है। क्लियर है मेरी बात? क्रोमोसोम के पूरे कंस्टिट्यूएंट को एक साथ क्या बोलते हैं? कैरियोटाइप। क्या बोलते हैं? कैरियोटाइप। पूरे क्रोमोसोम के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं? कैरियोटाइप। अब क्रोमोसोम, अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें, क्रोमोसोम के बारे में एक वर्ड याद रखना, हमेशा पहले बता चुका हूं सेकंड चैप्टर में, इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन अ पेयर फॉर्म। क्रोमोसोम हमेशा कैसे पाया जाएगा? क्रोमोसोम जो होता है बच्चों, वो आपका दो रूप में बटा हुआ है। एक है जो मेल और फीमेल दोनों में सेम होता है, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। और एक जो मेल फीमेल में है उसको क्या बोलेंगे? एलोसोम। एलोसोम या फिर सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। क्रोमोसोम इंसान की बात करें तो 23 पेयर होता है। 23 पेयर होता है। 23 पेयर बोले तो 46 क्रोमोसोम होता है। 46 क्रोमोसोम होता है, जिसमें से 22 पेयर को हम लोग ऑटोसोम कहते हैं। 22 पेयर को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑटोसोम। जो मेल और फीमेल दोनों में क्या होता है? सेम होता है। और लास्ट क्रोमोसोम जो चाहे तो एक्स होगा या फिर वाई होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एलोसोम। और अगर एक्स और एक्स क्रोमोसोम रहा तो बॉडी क्या कहलाएगा? फीमेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? फीमेल कहलाएगा। और एक्स और वाई दोनों रहा तो मेल कहलाएगा। क्या कहलाएगा वो? मेल कहलाएगा, ठीक है। तो मेल बॉडी में 22 पेयर प्लस एक्स वाई होगा, और फीमेल बॉडी में 22 पेयर प्लस एक्स एक्स क्रोमोसोम होगा। कोई दिक्कत नहीं आता। एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, तब कौन सा सेल, फीमेल बॉडी से जो ओवा का सेल आया और मेल बॉडी से जो स्पर्म का सेल आया है, वह क्या डोनेट करता है, उसी पे डिपेंड करता है कि नया ऑफ स्प्रिंग का सेक्स क्या होगा। क्लियर है यहां तक? तो यह ऑफ स्प्रिंग का सेक्स किस पे डिपेंड करेगा? मेल पे कि फीमेल पे? मेल पे, क्योंकि फीमेल के पास तो एक्स ही क्रोमोसोम है, तो वो तो एक्स ही देगा। या टोटली मेल पे डिपेंड करता है कि वो क्या डोनेट करता है। अगर मेल वाई क्रोमोसोम डोनेट करेगा तो मेल बॉडी डेवलप करेगा, सन होगा। और अगर एक्स क्रोमोसोम डेवलप करेगा तो डॉटर होगा। क्लियर है? क्रोमोसोम्स के जो जोड़े आपस में रहते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। क्या बोलते हैं? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। क्या पूछ रहे हो? वेरिएशन इन पॉपुलेशन, तो ये तो बताया था सेकंड चैप्टर में कि लाइक बिगेट्स लाइक तो होता है, लेकिन क्रॉसिंग ओवर के कारण से हर इंसान एक दूसरे से विभिन्न दिखता है, क्योंकि रिकॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए होता है। लास्ट क्लास में पढ़ा चुके थे कि जब एक क्रोमोसोम और दूसरे क्रोमोसोम आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं
तो कुछ जीन इसका और कुछ जीन इसका क्या करता है, आपस में इंटरचेंज कर लेता है। इस इंटरचेंज के कारण से क्या देखने को मिलता है, तो यही कारण है ना कि इतना भीड़ है इंसान का और हर इंसान आपस में क्या है, डिफरेंट है। सुना रहा बात? तो यह वेरिएशन तुम्हारे क्रॉसिंग ओवर के कारण से आता है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, तो तुम्हारा कैरेक्टर ट्रेट क्रोमोसोम क्लियर। होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम किसको बोलते हैं, ऐसा क्रोमोसोम का जोड़ा जिसका शेप, साइज, लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर सब कुछ क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। नेक्स्ट है हमारा होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के बाद कि क्रोमोसोम जब पेयर में है तो उसके अंदर के कैरेक्टरिस्टिक भी पेयर में होंगे, उसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होगा, पेयर में। कैरेक्टरिस्टिक जब पेयर में होते हैं तब उसे हम लोग दो तरीके से कंसीडर करते हैं, ठीक है। जब सेम टाइप का पेयर होगा, जैसे मैं आपको बताता हूं कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से, मैं उसको डिस्कस बाद में करूंगा, पहले एक एग्जांपल समझ लेते हैं। जब सेम टाइप के पेयर्स होंगे तो हम लोग कौन सा पेयर कहते हैं, लोगस क्रोमोसोम के लिए, कैरेक्टरिस्टिक के लिए होमोजाइगस, और डिफरेंट होंगे तो क्या बोलेंगे उसको, हेटेरो। जब सेम कैरेक्टरिस्टिक होगा मेल फीमेल दोनों में तब तो टेंशन वाली बात है नहीं, तो टेंशन वाली बात है नहीं। जब सेम होगा तो उसको क्या कर लेंगे हम लोग, पता चल जाएगा कि जो अगर मेल भी उसको कैपिटल टी दिया, कैपिटल टी क्या है इसका डिस्कस करते हैं हम लोग, फीमेल भी उसको कैपिटल टी दिया है तो ऑफस्प्रिंग में क्या होगा, कैपिटल टी का कंसीडर करेगा कैरेक्टरिस्टिक जो टॉल है यहाँ पे। और अगर मेल उसको कैपिटल टी दिया जो टॉल है, फीमेल उसको स्मॉल टी दिया जो ड्वार्फ है, तब इस केस में कंडीशन क्या होगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, एक और केस कंसीडर करते हैं, जब मान लो कि मेल भी ड्वार्फ है और फीमेल भी क्या है, ड्वार्फ है, तो इस केस में को भी हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजाइगस ही बोलेंगे। लेकिन इस केस में हम लोग को देखने को क्या मिलेगा, ड्वार्फ देखने को मिलेगा ऑफस्प्रिंग। ठीक है, तो इस वाले केस को भी रखते हैं, इसको हम लोग पढ़ते हैं, पहले समझते हैं कि होमोजाइगस हेटेरोजाइगस समझ में आ गया क्या होता है। जब सेम पेयर होंगे तो होमोजाइगस, डिफरेंट पेयर होगा तो हेटेरोजाइगस। बस मुझे यही समझाना था आपको। अब आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें अगर हम लोग, तो ग्रिगोर जोहान मेंडल ने कैरेक्टरिस्टिक का स्टडी किया था सारे, और ये सारे स्टडी उन्होंने किस पे किया था, पी प्लांट पे। पी प्लांट का साइंटिफिक नेम पाइसम सैटिवम होता है, पाइसम सैटिवम होता है। तो पाइसम सैटिवम के ऊपर उन्होंने सारी स्टडी की थी। क्यों? क्योंकि पहला कारण था कि पी प्लांट का लाइफ स्पेन बहुत कम होता है, और लाइफ स्पेन कम होने के कारण से, ठीक है, क्योंकि देखो ग्रिगोर जोहान मेंडल एक गार्डनर का भूमिका निभा रहे थे। जब सारे जगह से हताश निराश हो गए तो वो एक गार्डन खोल के बैठ गए, वहां पे उनके पास रंग बिरंग अलग प्रकार के नाना प्रकार के पौधे थे, किसके, पी के, पाइसम सैटिवम के। तब उन्होंने ऑब्जर्व किया कि भाई एक ही पी पौधा है और इसके इतने सारे वेरिएशन कैसे हैं, कुछ तो बात है। तब इन्होंने इसके ऊपर स्टडी करना शुरू किया। ठीक है, तो पहला कारण था कि लाइफ स्पेन बहुत छोटा था पी प्लांट का, बहुत जल्दी अपना लाइफ वो जी लेता था, तो जितना भी चेंजेस हैं वो सब जल्दी जल्दी हमको क्या हो जाएगा, ऑब्जर्व हो जाएगा। दूसरा कारण था कि पी प्लांट का प्योर वैरायटी बड़ा इजीली था प्रोड्यूस कर पाना। पी प्लांट का प्योर वैरायटी बहुत इजीली से हम लोग क्या कर सकते थे, प्रोड्यूस कर सकते थे। तो प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ दोनों बना सकते थे हम लोग बहुत आराम से। और तीसरा कारण था, तो पी प्लांट को इसलिए यूज किया गया क्योंकि हमने देखा कि उसका प्योर फॉर्म इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसका लाइफ स्पेन बड़ा कम होता है, और अगला बात है कि उसके बहुत सारे वेरिएशन उनके आंख के सामने उसके गार्डन में मौजूद थे, तो अलग अलग वेरिएशन भी वो ऑब्जर्व कर रहा था। और लास्ट वन ये था कि पी प्लांट नॉर्मली तो सेल्फ पॉलिनेशन से अपने आप को जर्मिनेट कर लेता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस कर लेता है, लेकिन अगर हम चाहें तो उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिमूव करके उसमें आर्टिफिशियली क्रॉस पॉलिनेशन भी करा सकते हैं। और आर्टिफिशियली जब हम क्रॉस पॉलिनेशन करा सकते हैं तब उसमें हम क्या कर सकते हैं, इजिली अपने हिसाब से जिस कैरेक्टरिस्टिक का स्टडी करना है प्योर फॉर्म में, इम्प्योर फॉर्म में, उस तरह से उसको डेवलप हम कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो इन चार कारणों से पी प्लांट का उपयोग किया गया।
समझ में आ गया बात यहाँ तक? नेक्स्ट हमारा क्या है कि पी प्लांट के कितने कैरेक्टरिस्टिक का स्टडी किया गया, पी प्लांट के कितने कैरेक्टरिस्टिक का स्टडी किया गया। तो पी प्लांट के मेनली 7 कैरेक्टरिस्टिक का स्टडी ग्रिगोर जॉन मेंडल्स ने किया है। ठीक है, तो सातों कैरेक्टरिस्टिक कौन कौन से हैं? पहला क्या है तुम्हारा? प्लांट हाइट है। ठीक है, फिर क्या है तुम्हारा? फ्लावर कलर है। सीड शेप। फिर क्या है तुम्हारा? सीड शेप है। पॉड कलर है। फ्लावर पोजीशन। पॉड शेप है। फ्लावर पोजीशन है। सीड कलर और सीड कलर है। 3 3 6 7। ठीक है, तो 7 कैरेक्टरिस्टिक का स्टडी इन्होंने किया। इन सातों कैरेक्टरिस्टिक का स्टडी करने में सातों का जीन पढ़। जीन तो बता चुका हूं मैं क्या होता है, और जितने भी जीन्स मौजूद होते हैं सबको एक साथ क्या बोलते हैं? जीनोम। कंप्लीट सेट ऑफ जीन दैट इज कॉल्ड जीनोम। कहा अगर ह्यूमन मेल की बात करें, ह्यूमन मेल बोलते हैं, ह्यूमन बॉडी की बात करें तो सबसे ज्यादा जीन किसमें पाया जाता है? फर्स्ट सेट ऑफ क्रोमोसोम में, लगभग 2968 जीन पाया जाता है। और अगर हम बात करें सबसे कम जीन की तो वाई क्रोमोसोम में होता है 296 जीन सबसे फ्यूएस्ट होता है जो वाई क्रोमोसोम में होता है, और फर्स्ट पेयर में सबसे ज्यादा होता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? और जीन हमेशा पेयर में होगा। अब पेयर मैंने बताया कि 2 तरह का होता है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। तो जब होमोजाइगस का पेयर होगा, जैसे प्लांट हाइट की बात करें, प्लांट हाइट में जब होमोजाइगस पेयर होगा तो कोई निश्चय नहीं था, कोई दिक्कत नहीं, कोई संकोच नहीं कि टॉल होगा हमारा ऑफस्प्रिंग प्लांट। ठीक है, लेकिन जैसे ही केस आ जाए किसका? हेटेरोजाइगस का, तब बड़ा दिक्कत है कि भैया आधा तो टॉल है आधा तो ड्वार्फ है, दिखेगा क्या? तो इस केस में क्या होता है, जब टॉल और ड्वार्फ दोनों कैरेक्टरिस्टिक वहां पे मौजूद हो तब इसकी बात याद आती है हमें, चार्ल्स डार्विन की बात। इसकी बात याद आती है? चार्ल्स डार्विन, इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किताब लिखा है। चार्ल्स डार्विन ने कहा था नेचर ऑलवेज चूज द बेस्ट। क्या कहा था? नेचर ऑलवेज चूज द बेस्ट। प्राकृतिक हमेशा अच्छे को अपनाता है, इसलिए बोलते हैं मैं अच्छा बनो। क्या बनो? ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा क्या है? टॉल की ड्वार्फ? टॉल है, तो हमारा ऑफस्प्रिंग कैसा दिखेगा? टॉल। इसको क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस टॉल। क्या बोलेंगे? हेटेरोजाइगस। और इसको क्या बोलेंगे? होमोजाइगस टॉल। लेकिन जब दोनों ड्वार्फ आ जाएगा तब होमोजाइगस ड्वार्फ। होमोजाइगस केस में कोई सिलेक्शन की बात नहीं होती है, लेकिन जैसे ही केस हेटेरोजाइगस का आता है तो नेचुरल सिलेक्शन की बात होती है। कोई दिक्कत? जी क्लियर? ठीक है, तो इन सब में अब यहाँ पे जब ये टॉल दिखा तो ये टॉल ने क्या किया? ड्वार्फ वाले को दबा के ना ऊपर आया, जो कैरेक्टरिस्टिक दब गया उसको हमने रिसेसिव कहा। क्या कहा? रिसेसिव। और जो सुपर रूल किया, उभर के आया, उसको हमने क्या कहा? डोमिनेंट कहा। क्या कहा? डोमिनेंट कहा। तो डोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक उस कैरेक्टरिस्टिक को कहते हैं जो इंफीरियर क्वालिटी के कैरेक्टरिस्टिक को दबा के ऊपर आके दिखता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? डोमिनेंट। और जो दब के रह गया उसको क्या बोलते हैं? रिसेसिव। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहां तक? अब हमारा अगला टॉपिक है क्रॉस। क्या है हमारा अगला? क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है बच्चों? देखो, मेंडल साहब ने जब पी प्लांट को लिया था तो पी प्लांट के ऊपर उन्होंने 7 कैरेक्टरिस्टिक का स्टडी किया था। सातों कैरेक्टरिस्टिक का मैंने नाम आपको बता चुका है, कौन कौन सा कैरेक्टरिस्टिक था। उस कैरेक्टरिस्टिक में एक पार्ट डोमिनेंट रहता है और एक पार्ट क्या रहता है? रिसेसिव। हम लोग पढ़ लेंगे उसको भी, कौन सा किसका पार्ट डोमिनेंट है किसका रिसेसिव है। डोमिनेंट रिसेसिव क्या होता है समझ चुके थे हम लोग बात को। तो आज हम लोग को डिस्कस करना है सबसे पहले कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, डाइहाइब्रिड क्रॉस है, फिर उसमें पढ़ेंगे जीनोटाइप और फिनोटाइप। उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि मैंने आपको बताया था कि मेल होने के लिए और फीमेल होने के लिए कंडीशन क्या था। मेल होने के लिए कंडीशन था कि उसके पास दोनों क्रोमोसोम होंगे, एक्स और वाई। वहीं फीमेल होने के लिए कंडीशन था कि एक्स और एक्स। ठीक है, तो कुछ ऐसे डिजीज होते हैं, कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो जेनेटिकली होते हैं। कैसे होते हैं? जेनेटिकली। ठीक है,
तो जेनेटिकल डिसऑर्डर इसको बोलते हैं हम लोग, जेनेटिकल डिसऑर्डर इसको हम लोग कहते हैं। तो यह जेनेटिकल डिसऑर्डर चाहे तो एक्स क्रोमोसोम पे होगा, चाहे तो वाई क्रोमोसोम पे होगा। बात समझ आ रही है? चाहे तो एक्स क्रोमोसोम पे होगा, चाहे तो वाई क्रोमोसोम पे होगा। या एक्स क्रोमोसोम वाला और वाई क्रोमोसोम वाला जो डिजीज है तुम्हारा, ये हम लोग पढ़ेंगे एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिजीज और वाई लिंक्ड। वाई लिंक्ड तो आपकी किताब में दिया हुआ नहीं है, आपकी किताब में सिर्फ दिया हुआ है कौन सा सिलेबस में, एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिजीज। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिजीज अगर कोई है, जैसे आपका है हेमोफीलिया, जिसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, ठीक है, सॉरी ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं, कलर ब्लाइंडनेस भी है और हेमोफीलिया भी है, ठीक है। ये जो ब्लीडर्स डिजीज है, हेमोफीलिया रोग जो है आपका, उसमें क्या होता है, कहा जाता है कि उसमें तुम्हारा खून का थक्का जमने में बहुत समय लग जाता है, खून का थक्का जमने में बहुत समय लग जाता है, खून का ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉटिंग होने में बहुत समय लगता है। तो उतना समय में बॉडी का सारा ब्लड क्या होता है, निकल जाता है। तो क्योंकि ये डिजीज, जिसको ब्लीडर्स डिजीज कहते हैं, ये एक्स क्रोमोसोम पे लाई करता है, किस पे लाई करता है, एक्स क्रोमोसोम पे। तो एक्स क्रोमोसोम वाला डिजीज के बारे में क्या जानना है कि ये किसमें देखने को मिलेगा, मेल में कि फीमेल में, ये बताओ। मेल में। एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिजीज मेल में डोमिनेंट होता है, मेल में क्या होता है, जिसमें डोमिनेंट होगा उसमें दिखेगा। और फीमेल में क्या होता है, ये कैरियर बनता है, फीमेल क्या बनती है इसकी, कैरियर। क्योंकि फीमेल सिर्फ क्या करता है, उस डिजीज को एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर करता है, एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी में क्या करता है, ट्रांसफर करता है। बात समझ में आ गई? ठीक है, कैसे, ऐसे देखो, सपोज करो कि एक कोई फीमेल है, उसको डिजीज है, ठीक है, और एक स्वस्थ मेल ले लिए, स्वस्थ क्या ले लिए, मेल ले लिए। इसका जैसे ही हम लोग गैमेट्स बनाएंगे, इसका गैमेट्स क्या बनेगा, गैमेट्स तो हैप्लॉइड होता है, अलग अलग कर देंगे, ऐसा बनेगा, बनेगा ना। अब इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, पनेट स्क्वायर में लेके आते हैं, किसमें लेके आते हैं, पनेट स्क्वायर में। इधर रखते हैं फीमेल को, इधर रखते हैं मेल को, ठीक है। अब यहां से x और x, x और x डैश, x और y, x डैश और y, इतना बनेगा कंडीशन, बनेगा ना इतना कंडीशन। अब यहां देखो, ये हेल्दी साइड, ये कैरियर, ये क्या कहलाएगा, कैरियर। क्यों कैरियर कहलाएगा, क्योंकि पे हेटेरोजाइगस कंडीशन आ गया, आ गया ना। हेटेरोजाइगस कंडीशन में क्या कहा जाता है, नेचर ऑलवेज चूज द बेस्ट। तो बेस्ट इसमें क्या है, विदाउट डिजीज वाला, बेस्ट इसमें क्या है, विदाउट डिजीज वाला। तो ये दिखेगा और ये क्या रह जाएगा तुम्हारा, रिसेसिव रह जाएगा, क्या रह जाएगा, रिसेसिव रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। और इसमें क्या हो जाएगा, स्वस्थ रहेगा बच्चा। यहाँ पे अगर बात करेंगे एक्स डैश और वाई में, अब इस वाले केस में क्या है, इस वाले केस में तो एक ही एक्स है, ठीक है, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक भी दिखेगा और इसका कैरेक्टरिस्टिक भी दिखेगा। तो इसमें डिजीज बच्चा क्या होगा, इन्फेक्टेड होगा, ये बच्चा क्या होगा आपका, इन्फेक्टेड होगा। बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है मेरी बात है, ठीक है। तो जब एक्स क्रोमोसोम पे कोई डिजीज रहता है तो फीमेल क्या बनता है, कैरियर। हाँ, अगर ऐसा हो कि तुम्हारा फीमेल कैरियर हो और मेल क्या हो, इन्फेक्टेड हो, मेल क्या हो, इन्फेक्टेड, तब इससे जो प्रोड्यूस होंगे वो ऐसे होंगे, एक साइड रख लेते हैं डायरेक्ट हम, ठीक है, ऐसा होगा ना इसका केस, इसका पनेट स्क्वायर ऐसा होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा तुम्हारा, एक कैरियर, एक क्या हो जाएगा, कैरियर, एक हो जाएगा हेल्दी, ठीक है। और ये क्या होगा, फीमेल, यहां पे फीमेल कैरियर है या इन्फेक्टेड है, क्यों, क्योंकि होमोजाइगस कंडीशन आ चुका है, क्या आ चुका है, होमोजाइगस कंडीशन। तो होमोजाइगस केस में तुम्हारा फीमेल में क्या होगा, डिजीज देखने को मिलेगा, और फिर यहाँ पे मेल में क्या होगा तुम्हारा, इन्फेक्टेड होगा। क्लियर है मेरी बात? तो इस वाले केस में एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिजीज तुम्हारा फीमेल में भी देखने को, फीमेल होती है, हाँ, कैरियर बस फीमेल होती है। और मेल इन्फेक्टेड। क्लियर है मेरी बात, समझ में आ गया? तो हेमोफीलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस हो गया, ये सारे ऐसे डिजीज हैं जो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस डिजीज है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफर होता है थ्रू आवर जीन। क्लियर है मेरी बात है?
अब आगे बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाइहाइब्रिड क्रॉस, ग्रेगोर जोहान मेंडल ने दो तरह का क्रॉस कराया, ठीक है, किसके ऊपर? पी प्लांट के ऊपर। कल बता चुका हूं पहले कि आपको पी प्लांट जो है उसको क्यों लिया गया है, ठीक है। तो देखो पहले बात करते हैं हम लोग किसके बारे में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। इस बारे में बात करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में सबसे पहले याद रखिएगा कि यहाँ पे जनरेशन की बात होती है, F1 जनरेशन, F2 जनरेशन, F3 जनरेशन, ठीक है, फिलियल 1, फिलियल 2 और फिलियल 3। F1 जनरेशन में सपोज किया गया कि एक लिया गया क्या, होमोजाइगस। हम लोग यहाँ पे हाइट वाले कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। हाइट कैरेक्टरिस्टिक के दो वेरिएंट है, दो अलील है, जीन के अलग अलग फॉर्म को क्या बोलते हैं, अलील। अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन को क्या बोलेंगे, अलील, जिसमें से एक तुम्हारा रिसेसिव होता है और एक क्या होता है, डोमिनेंट होता है। तो हाइट के दो अलील होंगे, एक अलील क्या होगा, टॉल, और एक अलील क्या होगा, ड्वार्फ। कैपिटल टी फॉर टॉल, स्मॉल टी फॉर ड्वार्फ। कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। तो F1 जनरेशन में पेरेंट्स का जनरेशन माना गया कि कैपिटल टी हो गया मेल का और स्मॉल टी हो गया फीमेल, ठीक है। तो इनको जब क्रॉस कराएंगे हम लोग तो इनके क्रॉस से जितने भी गैमेट्स बनेंगे, जितने भी बनेंगे ऑफस्प्रिंग, वो सब क्या बनेंगे, हेटेरोजाइगस बनेंगे। क्या बनेंगे, हेटेरोजाइगस बनेंगे। और इस हेटेरोजाइगस का मेल और फीमेल लिया गया और उसके बाद इनसे क्या बनाया गया, गैमेट्स बनाया गया। इनसे क्या बनाया गया, गैमेट्स। जब इनके गैमेट्स बनाएंगे तो एक गैमेट्स बनेगा टी, एक स्मॉल टी, एक बनेगा टी और एक स्मॉल टी। कोई दिक्कत नहीं आता। अब इनको जब क्रॉस कराया गया, इनको जब क्रॉस कराया गया तो एक साइड रखते हैं हम लोग मेल का टी और स्मॉल टी, एक साइड रखते हैं हम लोग फीमेल का टी और स्मॉल टी, बने टी स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आता। तो क्या बनेगा भाई, एक बनेगा होमोजाइगस टॉल, बनेगा ना, एक बनेगा हेटेरोजाइगस टॉल, एक बनेगा हेटेरोजाइगस टॉल और एक बनेगा होमोजाइगस ड्वार्फ बनेगा। अब एक बात सुनोगे, दोज कैरेक्टरिस्टिक व्हिच वी कैन विजुअलाइज फ्रॉम द आउटसाइड, बिना उसके जीन का स्टडी किए हुए ऐसे कैरेक्टरिस्टिक जिसको आप बाहर से ऑब्जर्व कर सकते हो, वो सारे कैरेक्टरिस्टिक क्या कहलाते हैं, फिनोटाइप। क्या कहलाते हैं, फिनोटाइप। कोई दिक्कत नहीं आता। लेकिन वैसे कैरेक्टरिस्टिक, अब देखो मान लो कि बाहर से देख के पता चल जा रहा है कि इतने बच्चे मेरे सामने बैठे हैं, कौन लंबा है कौन नाटा है, चल जा रहा है ना पता। लेकिन कौन कैसे लंबा है, कौन होमोजाइगस टॉल है, कौन हेटेरोजाइगस टॉल है, वह कैसे पता चलेगा, वो तो उसके जीन पे डिसाइड करेगा ना। जब उसके जीन का स्टडी करेंगे तब पता चलेगा कि होमोजाइगस टॉल है कि हेटेरोजाइगस टॉल है, क्योंकि टॉल तो दोनों तरह का होता है, होमोजाइगस टॉल भी होता है और हेटेरोजाइगस टॉल भी होता है। सुना रही बात ना। तो अब ये कैरेक्टरिस्टिक जो जीन के अंदर है उसके जीन के ऊपर डिपेंड कर रहा है, उसके जीन को स्टडी करने की बात पता चल रहा है, उस कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। क्या बोलेंगे, और जो बाहर से ऑब्जर्व हो जा रहा है बिना उसके जीन का स्टडी किए उसको क्या बोलेंगे, फिनोटाइप। तो इसके हम लोग बात करते हैं। तो F2 जनरेशन से हमको क्या मिलता है, जीनोटाइप बाहर से दिखेगा, जीनोटाइप अंदर से दिखेगा। दिखने का बात नहीं, जीनोटाइप उसके जीन पे डिसाइड करेगा, जीनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक किस पे डिसाइड करेगा, उसके जीन पे। वहीं फिनोटाइपिक कैरेक्टरिस्टिक किस पे डिपेंड करेगा, एक्सटर्नली विजुअलाइज होके। समझ आ गया बात। तो F2 जनरेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो F2 जनरेशन में क्या ऑब्जर्व हो रहा है, चार केस ऑब्जर्व हो रहा है ना, यही चार केस ऑब्जर्व हो रहा है ना, कोई दिक्कत। तो इसको हम लोग फिनोटाइपिक रेशियो जब पूछेगा तो बाहर से देखने पे यही पता चल रहा है कि एक टॉल, दो टॉल, तीन टॉल और एक ड्वार्फ, थ्री रेशियो, कोई दिक्कत। और अगर अंदर की बात करें हम लोग तो कैसे है, 1 2 है ना, 1:2:1, कोई दिक्कत, क्लियर है मेरी बात, ठीक है। कि एक होमोजाइगस टॉल है, दो हेटेरोजाइगस टॉल है और एक होमोजाइगस ड्वार्फ, ठीक है। तो ये बात हो गई किसके बारे में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, क्लियर है, कोई दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं।
मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बाद हम लोग किसको डिस्कस करते हैं? डाइहाइब्रिड क्रॉस के बारे में, कि जब सिंगल कैरेक्टरिस्टिक का क्रॉस कराया ग्रेगोर जॉन मेंडल्स ने तो पाया कि ऐसे क्रिएट है सिनेरियो इसका। अब उन्होंने देखा कि क्या हम लोग एक साथ दो कैरेक्टरिस्टिक का जब स्टडी करते हैं तो क्या सारे कैरेक्टरिस्टिक डिपेंड करते हैं दूसरे पे या फिर इंडिविजुअली वो अपने कैरेक्टरिस्टिक को डिटरमाइन करते हैं, जो हम लोग आगे लॉ पढ़ेंगे 3 लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं? अब बात करते हैं हम लोग किसके बारे में? डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस, इसमें उन्होंने दो कैरेक्टरिस्टिक लिए। कितने कैरेक्टरिस्टिक लिए इसमें? दो कैरेक्टरिस्टिक लिए। ठीक है, एक कैरेक्टरिस्टिक हम सपोज कर लेते हैं कौन सा? हाइट ले लेते हैं प्लांट का, और एक ले लेते हैं कौन सा? सीड शेप ले लेते हैं। सीड क्या लेते हैं? सीड शेप ले लेते हैं। ठीक है, हाइट में क्या क्या हो जाएगा हमारे पास? और सीड शेप में क्या हो जाएगा? रिंकल्ड, राउंड और रिंकल्ड। ठीक है, टॉल को कैपिटल टी, ड्वार्फ को राउंड को कैपिटल आर, रिंकल्ड को तो दिक्कत नहीं। यहां तक इन दो डिफरेंट अलील को हमने ले लिया है। दो अलील को इसमें अलग ले लिए, उसमें एक ही लिए, इसमें दो अलग ले लिए। कोई दिक्कत नहीं आता है आप लोग को? ठीक है, अब इन्होंने सोचा कि देखते हैं कि क्या इंडिविजुअल एक ही कैरेक्टरिस्टिक तो एक बार में ट्रांसफर नहीं करता है, ट्रांसफर तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक करते हैं, तो उसमें से कितने कैरेक्टरिस्टिक कितने पे डिपेंड करेगा? क्या किसी एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक को सिंगल से कोई लेना देना है या सब इंडिविजुअली डिपेंड करता है? इस बात को प्रूव करने के लिए उन्होंने एक साथ दो कैरेक्टरिस्टिक को क्रॉस कराया। कोई दिक्कत? तो फिर से वही काम किया जाए। F1 किसका जनरेशन होता है? F1 पेरेंट्स का। तो F1 जनरेशन लिया गया, मान लिया गया वही बात कि मेल को हम लोग मान लेते हैं, इधर फीमेल मान लेते हैं। ठीक है, कि मेल को क्या लिया गया हम लोग? कैपिटल टी, कैपिटल आर और कैपिटल आर, होमोजाइगस टॉल और होमोजाइगस राउंड, और इधर मान लिया गया होमोजाइगस ड्वार्फ और होमोजाइगस रिंकल्ड। ठीक है, इससे सबसे पहले बनाया गया, इससे क्या बनेंगे? इससे बनेगा हेट्रोजाइगस और हेट्रोजाइगस केस बनेगा, हेट्रोजाइगस और हेट्रोजाइगस। अब यहां से एक मेल और एक फीमेल लिया गया। ठीक है, जो F2 जनरेशन लेके चलेगा गैमेट्स फॉर्मेशन में काम करेगा। ठीक है, और यहां से जब गैमेट्स बनाए गए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की मदद से, तो एक कैपिटल टी कैपिटल आर, एक कैपिटल टी स्मॉल आर, एक स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। चार तरह के केसेस हमारे पास उपलब्ध हो सकते हैं हैप्लॉइड केस में, डाइप्लॉइड से। यही चार हैप्लॉइड बन सकता है ना इसमें से। यहाँ से चार हैप्लॉइड कौन से बन सकते हैं? सेम केस रहेंगे तो सेम बनेगा, कोई अलग बनने वाला बात नहीं। ठीक है, अब इसको क्या कराया गया? क्रॉस कराया गया। एक साइड मेल को रख देते हैं, एक साइड फीमेल को रख देते हैं। पनेट स्क्वायर का रूप दे देते हैं इसको। ठीक है, अब इसको भर देते हैं। तो हमने क्रॉस करा लिया, एक बार मेल का एक बार फीमेल का। ठीक है, तो होमोजाइगस टॉल, होमोजाइगस राउंड, होमोजाइगस टॉल, हेट्रोजाइगस राउंड, हो हेट्रोजाइगस टॉल, होमोजाइगस राउंड, कंप्लीट इस टाइप से सीक्वेंस हमारा चलते गया कि दोनों को मिला मिला के हमने पूरा पनेट स्क्वायर भर लिया। अब बात होता है कि यहाँ का फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो कैसे दिखाएगा। ठीक है, तो आपकी किताब में बस फिनोटाइपिक रेशियो दिया हुआ है, जीनोटाइपिक रेशियो मेंशन नहीं है। मैं लिख देता हूं बट क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा क्योंकि आपका है ही सिलेबस में। फिनोटाइपिक रेशियो इसका क्या होता है बच्चों? 9:3:1। ठीक है, अब अगर किसी को याद नहीं रहता है कि 9:3:1 कैसे होगा, तो एक छोटा सा ट्रिक है, मैं आपको लास्ट में बता दूंगा उसके लिए,
फिलहाल समझते हैं कि यहाँ पे 9 क्या है, 3 क्या है, 3 क्या है, 1 क्या है। यहाँ पे 9 है बाबू, टॉल और राउंड। टॉल और राउंड, इसमें 4 ही केस हो सकता है ना, चाहे तो टॉल राउंड होगा, चाहे तो टॉल रिंकल्ड होगा, है ना, चाहे तो तुम्हारा ड्वार्फ राउंड होगा, है ना, या फिर ड्वार्फ और रिंकल्ड होगा। बाहर से देखने पर तो यही 4 केस दिखेगा। तो आपका 9 दिखेगा टॉल रिंकल्ड, 3 दिखेगा टॉल रिंकल्ड, और 3 दिखेगा ड्वार्फ राउंड, और 1 दिखेगा क्या आपका ड्वार्फ रिंकल्ड। गिनना है तो गिन सकते हो। देखो ड्वार्फ रिंकल्ड एक यही है ना, ड्वार्फ और रिंकल्ड, और कहीं केस आपका नहीं है। ठीक है, सुना गया बात। टोटल 16 केस होंगे इसमें, 4 4 जा 16। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया बात। फिनोटाइपिक रेशियो, अगर जीनोटाइपिक रेशियो याद करने का इच्छा करे तो कर सकते हो, अदरवाइज पूछता नहीं है। जीनोटाइपिक रेशियो का क्या होता है, 1:2:1, 2:4:2, 1:2:1। ठीक है, ये होता है इसका क्या, जीनोटाइपिक रेशियो। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक। तो ये आपका हो गया डायहाइब्रिड क्रॉस। एक बार ध्यान से इसको देख लीजिएगा आप लोग, मैं थोड़ा सा हट जाता हूं। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो बहुत बार पूछा हुआ है, रेशियो बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, क्लियर है मेरी बातें। अब अगर रेशियो याद नहीं होता है किसी को तो मैं ट्रिक दे देता हूं कैसे याद होगा। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का तो याद हो जाएगा, 3:1 और 1:2:1, वो तो आसान वाला बात है। ठीक है, उसी से निकालने का ट्रिक दे देता हूं, तो दोनों से निकल जाएगा। जीनोटाइपिक तो पूछता नहीं है आपके एग्जाम में, फिर भी मैं उसको याद करने का ट्रिक दे देता हूँ, बस थोड़ा सा गलत मैथ पढ़ाऊंगा। ठीक है, बस याद हो जाएगा। जैसे देखो 3:1 होता है फिनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दोगे, 1 1 जा 3, 1 3 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। समझे, क्लियर है। बस थोड़ा सा गलत मल्टीप्लाई है बट याद हो जाएगा। एक बार इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करके लिखोगे, फिर इसको दोनों से मल्टीप्लाई करके लिखोगे, ठीक है। वैसे ही उसका क्या होता है तुम्हारा 1:1 होता है ना, क्या जीनोटाइपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, तो उसको भी 1:1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 1, 1 1 जा 1, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, 1 2 1 2 4 2 1 2। क्लियर है, समझना के बाद। ठीक है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। बस थोड़ा सा मैथ गलत है इसमें। चलिए, तो यहां तक हमारा समाप्त हो गया बात। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, हमारा नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ मेंडल्स, मेंडेलियंस लॉ। तो मेंडल्स के 3 लॉ है। मेंडल्स कितने लॉ है, 3। कौन कौन से लॉ है मेंडल्स के, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है बाबू, ये वर्ड तो मैं बता चुका हूं आपको। ये वर्ड कब यूज होगा, जब हेट्रोजाइगस कंडीशन होगा। होमोजाइगस में लॉ ऑफ डोमिनेंस लगेगा क्या, नहीं लगेगा। लेकिन जब हेट्रोजाइगस केस होगा, जब 2 अलग अलग के पेयर्स होंगे, तब इन सारे केस में लॉ ऑफ डोमिनेंस लगेगा। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि दोज कैरेक्टरिस्टिक व्हिच आर गुड एंड फेवरेबल फॉर द नेचर, जो कैरेक्टरिस्टिक अच्छा है वो क्या करता है तुम्हारा एक्सप्रेस करता है खुद को। क्या करता है, एक्सप्रेस करता है खुद को। कैसे, अगले इंफेरियर को सबमिसिव करके, सबमिसिव करके, दबा के। तो जो दब जाता है वो रेसेसिव कहलाता है, और जो उभर के आता है उसको डोमिनेंस कहते हैं। क्लियर है मेरी बात यहां तक, ठीक है। अगला लॉ क्या कहता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्रॉस में देख रहा था कि जो जनरेशंस पेरेंट से ऑब्टेन हो रहे थे उसको हम लोग गैमेट्स बना रहे थे। उससे हम लोग क्या बना रहे थे, गैमेट्स। तो गैमेट्स बनने के दौरान वो क्या हो रहे थे, कंप्लीटली अपने हैप्लॉइड फॉर्म में आ जा रहे थे, सेग्रीगेट हो जा रहे थे ना। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही कहता है कि इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, हर एक कैरेक्टरिस्टिक अपने आप में इंडिविजुअल्स है,
और वह हैप्लॉइड फॉर्म में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, गैमेट्स में कन्वर्ट होंगे और वही गैमेट्स मिलकर न्यू जनरेशन का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है मेरी बात? तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है ये गैमेट्स फॉर्मेशन वाला फॉर द न्यू क्रॉस। ठीक है, अब लास्ट वन है डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए, सिर्फ और सिर्फ डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए। क्या है इसका नाम? इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता है? कहता है कि एवरी ईच एंड सिंगल कैरेक्टरिस्टिक आर टोटली एबल टू एक्सप्रेस इटसेल्फ विदाउट डिपेंडिंग अपॉन एनी अदर कैरेक्टरिस्टिक। तो सरल भाषा में बोल रहा हूं मैं, किसी बुकिश लैंग्वेज का यूज नहीं कर रहा हूं कि हर ऐसे डाइहाइब्रिड क्रॉस में क्या पता लगाने का प्रयास किया गया मेंडल साहब के द्वारा, यही पता लगाने का प्रयास किया गया कि क्या राउंड के साथ ही टॉल दिखेगा या राउंड हटा देंगे तो टॉल नहीं दिखेगा। तो इससे यह पता चला कि नहीं, हर एक लक्षण अपने आप में कंप्लीट है, उसको किसी और लक्षण से कोई डिपेंडेंसी नहीं, मतलब साथ में भी अगर कर रहे हैं तो एक दूसरे पे कोई डिपेंड नहीं। ऐसा नहीं है कि होमोजाइगस टॉल होगा तभी होमोजाइगस राउंड दिखेगा, ऐसा कोई सीन नहीं। क्लियर है मेरी बात? ठीक है, हर एक सिंगल कैरेक्टरिस्टिक अपने आप में इजीली और कंप्लीटली एक्सप्रेसिबल है। क्लियर है मेरी बात है? सेग्रीगेशन में होता है बाबू, जो डाइप्लॉइड कंडीशन से आते हैं सेल्स हमारे पास, उनको हम लोग सेग्रीगेट करके ब्रेक करके हैप्लॉइड गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं और वही गैमेट्स आगे जाके न्यू क्रॉस करके नए ऑफस्प्रिंग बनाने का काम करते हैं। क्लियर है मेरी बात? लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का जो क्या है हमारा, म्यूचुएशन। क्या है? म्यूचुएशन, द सडन वायलेंट चेंज इन जीन। किसी बाहरी प्रभाव के कारण अगर अचानक किसी कारण से जीन डिलीट हो जाए, जीन का नंबर बढ़ जाए, जीन का सीक्वेंस बदल जाए, तो वो क्या होता है, म्यूचुएशन कहलाता है। क्या कहलाता है? वो चेंज हो जाए किसी कारण से भी, ठीक है, कोई भी बाहरी प्रभाव जो अचानक जीन के सीक्वेंस को क्या करे, बदल दे, ठीक है, वो क्या कहलाएगा। और जिसके कारण म्यूचुएशन होता है उसको बोलते हैं म्यूटाजीन। क्या बोलते हैं? और जिस पॉइंट पे म्यूचुएशन होता है उसको म्यूचुएशन पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बहुत सारा डिजीज है, क्लास 12 में पढ़ोगे, क्लिनेफिल्टर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम्स, ये सारे ऐसे डिजीज हैं जिसमें क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाता है, घट जाता है, वो सब म्यूचुएशन के कारण है। जो रेडिएशन होता है एटॉमिक बम के फटने से, वो रेडिएशन क्या करता है, बॉडी में म्यूचुएशन कर देता है। क्या कर देता है? म्यूचुएशन कर देता है। जीन्स के नंबर को चाहे तो इंक्रीज कर देगा, चाहे तो डिलीट कर देगा, या फिर सीक्वेंस बदल के कुछ डिफरेंट टाइप का जीन क्रिएट कर देगा। समझ में आ गया बात? तो ये कहलाता है आपका सिकल सेल एनीमिया, म्यूचुएशन का बीमारी है, ठीक है, जिसमें हमारा आरबीसी का आकार कैसा होता है, हंसुआ आकार का, कैसा होता है, हंसुआ आकार का होता है, और वो ऑक्सीजन कैरी करना क्या कर देता है, सिकल सेल एनीमिया में म्यूटाजन कौन है? अल्ट्रावायलेट रेज हो जाएगा, किसी भी कारण से होता है सिकल सेल एनीमिया, एटॉमिक रेडिएशन हो जाएगा, ठीक है, उसके कारण से होता है सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, सिकल सेल एनीमिया बस वुमेन्स में ही मतलब ज्यादा सिकल सेल एनीमिया वुमेन्स में ज्यादा होता है क्योंकि उसमें जब एट अ टाइम ऑफ बर्थ होता है तो उसमें ज्यादा कैरी करने की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। और सिकल सेल एनीमिया में तुम्हारा ये आरबीसी का आकार बदलने का काम होता है। आरबीसी का शेप जो है तुम्हारा वो कैसा हो जाएगा, सिकल होता है हंसुआ आकार का, जो घास काटने में हंसुआ देखे हो ना, वैसा हो जाएगा, ठीक है। और तुम्हारा रेडिएशन, ठीक है, वो दोनों कारण है म्यूटेशन के, ठीक है, रेडियोएक्टिव रेडिएशन। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है जरा टिक लगा लोगे। मोस्ट वीवीआई टॉपिक्स में पहला इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन में बात करूं तो हेरिडिटी का। दूसरा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है होमोलोगस क्रोमोसोम और ऑटोसोम का। हेरिडिटी, होमोलोगस क्रोमोसोम, ऑटोसोम्स। तीसरा है जीन और जीनोम, जीन और जीनोम।
अगला है फिनोटाइप और जीनोटाइप। अलील, सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस डिजीज, जो एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम में डिजीज रहता है उसको सेक्स लिंकेड इनहेरिटेंस डिजीज कहते हैं। डिजीज का नाम क्या था ये? हाँ, डिजीज का नाम पूछता है, जो मैंने बताया आपको, हेमोफीलिया बताया, ठीक है, जो कलर ब्लाइंडनेस हो गया आपका। मेंडल्स ने पी को क्यों सिलेक्ट किया? कभी क्रॉस तो पूरा नहीं पूछा है, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डायहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस तो पूछा है, डायहाइब्रिड क्रॉस तो कभी नहीं पूछा है पूरा। रेशियो लेकिन पूछा है, हर 1-2 साल में पूछा गया रेशियो, तो रेशियो याद करना बहुत जरूरी है आपको दोनों का, ठीक है, रेशियो याद करना बहुत जरूरी है। और लॉ, लॉ तो एक ना एक लॉ रहेगा ही रहेगा, इन तीनों में से कोई ना कोई एक लॉ रहेगा। और म्यूटेशन याद कर लीजिएगा बस, ठीक है, इसमें कोई डायग्राम ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, कभी एक एक्सरसाइज में देखिए एक क्वेश्चन रहता है, कैरेक्टर ट्रेट इज अ डेफिनेशन, ट्रेट याद कर रहे हैं, कैरेक्टर नहीं पूछेगा। जब क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा स्ट्रक्चर वाले में, वो क्वेश्चन नंबर बना लीजिएगा आप लोग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आ गया बात? डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में ये जो सॉलिड वाला डायग्राम है और हॉलो वाला डायग्राम है उसको समझ लीजिएगा जरा, ठीक है। जैसे कुछ डायग्राम है इसमें सॉलिड से, इसमें सॉलिड है, ये हॉलो है, ठीक है। ये पूछ देता है कई बार कि सॉलिड वाला में कैरियर है, सॉलिड वाले में क्या है, वो जीन डोमिनेंट है और वो जीन तुम्हारा दिख रहा है, और हॉलो वाला में वो जीन दिख नहीं रहा है। और स्क्वायर वाला मेल के लिए है और सर्कल वाला फीमेल के लिए, याद रखिएगा, ठीक है। इतना ही है इसमें, इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी क्या हो गया, समाप्त। तो थैंक यू सो मच, और जल्दी से इस सारे वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, जितने भी बच्चे एग्जाम देना के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इस बार, ठीक है। और आई होप कि आप जो भी बेहतर चाहिए वो कमेंट आप करते रहिएगा।